गुड इवनिंग एवरीवन। आई नो दैट कि आवाज़ थोड़ा क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि इको प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ठीक कर देंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स में जो हम लेने वाले हैं आज हम असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन ले लेंगे। तो जो बच्चे सीबीएसई में पहले से पढ़े हुए हैं उनको पता है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं, लेकिन जो बच्चे पहली बार, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस जो है वो सीबीएसई से एफिलेट हुए हैं, तो मे बी उनको आइडिया नहीं है असर्शन रीजन क्या होता है। आई होप आपको स्क्रीन जो है वो स्क्रीन में आपको क्लियरली दिख रहा होगा। असर्शन रीजन में एक्चुअली होता क्या है, आपके पास चार आपके पास ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन ए आपका क्या होता है, दो स्टेटमेंट होते हैं। एक आपका होता है असर्शन और एक आपका होता है रीजन। अगर असर्शन करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है तो इसका जो आपका आंसर, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है असर्शन को, तो इसका आंसर उस केस में आपका ए होगा। अगर आपका असर्शन सही है और रीजन भी सही है, लेकिन असर्शन और रीजन का कोई भी रिलेशन नहीं है, तो उस केस में आपका आंसर होगा बी। यानी कि आपका रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, तो उस केस में आपका आंसर होगा बी। और अगर आपका असर्शन सही है और रीजन आपका गलत है, तो उस केस में आपका आंसर होता है सी। और अगर आपका असर्शन गलत है और रीजन सही है, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा डी। तो आई होप आपको समझ में आया है असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन कैसे आपके होते हैं। अभी जो है हम कुछ क्वेश्चन लेंगे जो प्रीवियस ईयर लगातार पूछे गए हैं। 2023 के कुछ क्वेश्चन हैं और कुछ 2020 के हैं और कुछ पुराने क्वेश्चन हैं। तो एक एक करके हम ट्राई करते हैं कि इन क्वेश्चन का आंसर कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है असर्शन द मॉलिक्यूलर, असर्शन है हमारे पास द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ, आई थिंक पेन जो है विजिबल नहीं होगी, द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन आपके पास है H2, ये प्रॉपर दिख नहीं रहा है, H2 प्लस Br2 gives us twice HBr appears to be second। इसका मतलब ये कह रहा है बेटा कि जो आपकी मॉलिक्यूलरिटी है, मॉलिक्यूलरिटी आपकी 2 है। और आई होप आप लोगों को पता होगा मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो पार्टिसिपेट करते हैं किसी रिएक्शन में, एलिमेंट्री रिएक्शन में, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। तो एज वी नो कि देखो H2 और Br2 दो मॉलिक्यूल आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका मतलब इसकी मॉलिक्यूलरिटी करेक्ट है 2। इसका मतलब जो है आपका असर्शन जो है बिल्कुल करेक्ट बता रहा है। और आपका जो रीजन है वो है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्शंस आर इन्वॉल्व इन द गिवन एलिमेंट्री रिएक्शन। इसका मतलब ये होता है, ये कह रहा है कि जो एलिमेंट्री रिएक्शन है उसमें 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए ये इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है। दैट मींस इसका रीजन जो है वो भी आपका करेक्ट है। इसका मतलब जो है इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। यानी कि आपका जो असर्शन है वो भी करेक्ट है, जो रीजन है वो भी करेक्ट है, एंड द असर्शन द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है असर्शन जो है हमारे पास, द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इज द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। ये कह रहा है कि कोई भी रिएक्शन की जो हाफ लाइफ होती है वो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन की आधा कंसंट्रेशन होती है। सपोज दैट जो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है वो R0 है, और अगर आपका टाइम जो है वो आधा हो चुका है, तो कंसंट्रेशन आपकी जो हो जाती है वो आपका R0 का हाफ हो जाता है। इसका मतलब ये करेक्ट कह रहा है, R0 आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है। इसका मतलब करेक्ट असर्शन आपका करेक्ट है कि आधे टाइम बाद आपका जो है कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाती है। तो असर्शन आपका करेक्ट है। और जो रीजन है, रीजन कह रहा है इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड इट्स हाफ लाइफ इज डबल्ड। तो कह रहा है कि हमारे पास अगर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो जब हम इसकी कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो इसका जो है जो हाफ लाइफ है वो भी डबल हो जाती है। तो बेटा इसको हम चेक करेंगे
हमें जो है पता है जो फर्स्ट ऑर्डर की जो हाफ लाइफ होती है टी हाफ इज इक्वल टू आपका होता है 0.693 ओवर के। ये हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ है फॉर हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और आप देख रहे हैं बेटा जो टी हाफ है यानी कि जो 50% यानी कि जो आपकी हाफ लाइफ है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता तो यहां ऊपर कहीं आपका आर नॉट होता, ये बिल्कुल भी नहीं है। दैट मींस आपकी जो हाफ लाइफ होती है फर्स्ट ऑर्डर की वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब आप जो है इसको डबल ट्रिपल आप इसकी कंसंट्रेशन कितनी भी कर दो इसकी हाफ लाइफ पे इसका असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जो है इसका जो रीजन है वो इनकरेक्ट है। और जब आपका असर्शन सही है और रीजन रॉन्ग है उस केस में आपका आंसर हो जाएगा सी। सो द करेक्ट आंसर इज सी। असर्शन है हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो बेटा जब हमने डिफरेंस पढ़ा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी में तो हमने कहा था कि जो आपका मॉलिक्यूलरिटी होती है मॉलिक्यूलरिटी आपकी एप्लीकेबल होती है केवल एलिमेंट्री रिएक्शन पे। जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है केवल उसी पे ही आपका एप्लीकेबल होता है। और वो हमने कोलिजन थ्योरी में हमने समझा है कि क्यों आपका जो है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जिसको हम किससे दिखाते हैं स्मॉल एन से भी दिखाते हैं, ये आपका एलिमेंट्री एज वेल एज जो आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है दोनों पर एप्लीकेबल होता है। तो हमारा असर्शन कह रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। दैट मींस आवर असर्शन इज करेक्ट। नाउ रीजन जो दे रहा है ये आपका फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी हैज नो मीनिंग। तो ये भी आपका बिल्कुल सही कह रहा है। जो मॉलिक्यूलरिटी जो आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसकी आप मॉलिक्यूलरिटी नहीं निकाल सकते हो, ये भी बिल्कुल आपका सही है। और इन दोनों का जो है एक दूसरे से कोई भी आपका रिलेशन नहीं बन पा रहा है क्योंकि इसका जो रिलेशन है वो आपका कोलिजन थ्योरी से बनता है। और करेक्ट क्या है वो हम आपको कोलिजन थ्योरी में इसको आपको बताएंगे। फिलहाल जो है इसका आंसर जो है वो बी होगा, यानी कि आपका असर्शन भी करेक्ट है और आपका रीजन भी करेक्ट है। लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता है आपके असर्शन की। तो इस केस में आपका आंसर बी होगा। और ये सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है, तो इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये बिल्कुल आपका सही कहा है। जो रेट ऑफ रिएक्शन है एज वी ऑल नो दैट अगर हम देखते हैं 10 डिग्री आपका सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है तो अप्रोक्सीमेटली आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपका डबल हो जाता है, दुगना हो जाता है। हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर यह देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली ये मेजर किया गया है कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। तो इसका मतलब क्या कह रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। दैट मींस आपका असर्शन करेक्ट है। और क्यों आपका जो है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता क्यों है जरा उसको भी जान लेते हैं। तो होता क्या है हमारा जो टेम्परेचर जब आप बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उनका जो रेट ऑफ कोलिजन होता है मतलब आपस में टकराने का जो आपका जो रेट होता है वो बढ़ जाता है। तो रेट अगर आपस में टकराने का बढ़ेगा, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। रीजन क्या दिया हुआ है देखो, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो मैंने अभी आपको बोला था इट इज द करेक्ट रीजन एंड विद द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्योंकि आपका टेम्परेचर बढ़ाने से जो है नंबर ऑफ कोलिजन भी आपके बढ़ जाएंगे। तो इसका आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ए, यानी कि आपका असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आई होप आपको एक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है रिएक्शन ऑफ हायर ऑर्डर आर रेयर। जो हायर ऑर्डर की जो रिएक्शन होती है वो रेयर होती है, बहुत कम आपकी होती है और ये आपका करेक्ट आपका असर्शन है। रीजन जो हम इसका देखेंगे, द चांसेस ऑफ साइमल्टेनियस मल्टी मॉलिक्यूलर कोलिजन्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। इसका मतलब ये हुआ कि एक साथ जो कोलिजन है उनके होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो आपका कोलिजन होता है वो 1 सेकंड में
1 सेकेंड में अप्रोक्सीमेटली 10 टू पावर 25 टू 10 टू पावर 28 कोलिजन आपके होते हैं 1 सेकेंड में। लेकिन इतने जो कोलिजन होते हैं वो इफेक्टिव नहीं होते हैं, यानी कि ये कोलिजन जो है वो आपके इफेक्टिव नहीं है। अगर ये इफेक्टिव होते तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होता। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये बिल्कुल सही कह रहा है, द चांसेस ऑफ साइमल्टेनियस मल्टी मॉलिक्यूलर कोलिजन्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, यानी कि आपका रीजन बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन दोनों जो है वो इंटरकनेक्टेड नहीं है। इसलिए आपका जो आंसर है वो आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, assertion for the first order, okay, assertion है for the first order reaction the unit rate constant are time inverse। तो बच्चों हमने जो है जब हमने यूनिट पढ़ी है तो उसमें हमने आपको बताया है जो आपका फर्स्ट ऑर्डर है उसकी यूनिट आपकी होती है टाइम इनवर्स, या आपके पास ऑप्शन में हो सकता है सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, या आपका ईयर इनवर्स भी आपके पास हो सकता है आपका आंसर। तो यानी कि आपका जो असर्शन है वो बिल्कुल करेक्ट बोला है। और रीजन क्या है हमारे पास, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट, यानी कि ये कह रहा है कि जो फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट होता है वो पूरी रिएक्शन में जो है आपका सेम रहता है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके लिए थोड़ा हम एक देख लेते हैं कुछ। हमने जो है ग्राफ पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो उसका जो ग्राफ था कुछ इस तरीके का बना था। ये आपका दिखा रहा है, यहां पे सपोज दैट आपका टाइम है और ये आपकी कंसंट्रेशन है। तो जो आपका रेट होता है वो आपका होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम, ठीक है। या आप इसको लिख सकते हैं, अगर आप रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं तो इसका जो रेट होगा वो रेट आपका हो जाएगा माइनस आर ओवर डेल्टा टी, डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी, ये आपका होता है। तो देखो बेटा, आप देखोगे जो आपकी जो रिएक्टेंट की कम होने की जो स्पीड है, कंसंट्रेशन आपका शुरुआत में जो है, शुरुआत में आपकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है आपकी, जब आपका टाइम बहुत कम। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है कंसंट्रेशन का जो है, कंसंट्रेशन भी आपकी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रही है, और फिर स्लोली स्लोली डिक्रीज हो रही है, बहुत ही स्लो आपका डिक्रीज हो रहा है। यानी कि आपका जो रेट है वो पूरी रिएक्शन में थ्रू आउट सेम नहीं है। अगर थ्रू आउट सेम होता तो आपका जो ग्राफ है, ठीक है, आपका जो ग्राफ बनता, लेट मी ट्राई टू मेक अ ग्राफ। आपका जो ग्राफ बनेगा बेटा उस केस में, जैसे जीरो ऑर्डर के केस में बनता है, तो जीरो ऑर्डर के केस में इस तरीके का ग्राफ बनता है। यानी कि आपकी जो आपका रेट होता है वो थ्रू आउट रिएक्शन सेम होता है। मतलब जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपका जो है शुरुआत में जो आपकी स्पीड होती है वही स्पीड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन भी रहती है, रेट आपका सेम रहता है। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में इनिशियली बहुत ही तेजी से रिएक्शन होती है, और फिर जो है आपका मिड में आते आते रिएक्शन का जो रेट है वो स्लो होता जाता है। हमने आपको प्रूव भी करा हुआ है कि जो आपका टी हाफ होता है, यानी कि 50% पूरा होने में जितना टाइम लगता है, 99.9% होने में उसका 10 गुना ज्यादा टाइम लगता है आपका, यानी कि 10 टाइम मोर टाइम लेता है नेक्स्ट 50% होने में। तो आपका जो है, आपका इसका मतलब जो हुआ, हमारा जो रीजन है वो बिल्कुल गलत है, असर्शन हमारा सही है, रीजन हमारा गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर हो जाएगा सी। For complex reaction, molecularity and order are not same। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है उनकी मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर जो है वो सेम नहीं होता है, और ये हमने देखा है। जैसे आपका इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है या हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है, उसमें हमने देखा था कि उनका जो मॉलिक्यूलरिटी है वो 2 है, लेकिन ऑर्डर जो है वो आपका 1 हो जाता है। अगर आपको देखना है, सपोज दैट अगर हम देखते हैं एक रिएक्शन में लेता हूं यहाँ पे CH3 COO C2H5 प्लस H2O। जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये आपको देता है CH3 COOH प्लस C2H5OH। तो इस केस में क्योंकि यहां पे एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी है 2। लेकिन ये एक्चुअल में जो इसका ऑर्डर है वो ऑर्डर आपका फर्स्ट है।
तो आपकी जो है मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर जो है वो आपका डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। इसका जो रीजन है, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन में बी जीरो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी जीरो, बिल्कुल हमने देखा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर होती है, तो आपका जीरो ऑर्डर पॉसिबल है, दोनों बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन इज मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। तो वैसे ये सही है या गलत है उसको देखने के लिए जो है हम एक बार एक ग्राफ ले लेते हैं और चेक करते हैं कि ये करेक्ट है या नहीं है। तो बच्चों हमने एक ग्राफ बनाया था एक्टिवेशन एनर्जी के लिए, यहां पर आपकी रिएक्शन है और इस एक्सिस में मैं ले लेता हूं इसकी काइनेटिक एनर्जी ले लेता हूं, ठीक है, इसकी एनर्जी हम यहां पे ले लेते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है, आई होप इट इज विजिबल, बच्चों सपोज दैट यहां पर आपका रिएक्टेंट है और यहां पर आपका प्रोडक्ट बनता है, तो ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी प्रोडक्ट की और ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी रिएक्टेंट की, और यहां पर जो आपको एनर्जी दिख रही है इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, एटी से दिखा देंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। सारे बच्चे जानते हैं जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो आपकी मिनिमम एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल के पास होना चाहिए। तो अगर आपको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो उसको पहले थ्रेशोल्ड एनर्जी को टच करना पड़ेगा एंड देन इट विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ये जो आपकी रिएक्टेंट को यहां से ऊपर जाने के लिए जो एनर्जी आपको एक्सेस एनर्जी की जरूरत पड़ी, इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अगर ये फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है, तो अगर ये रिएक्शन आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में आती है तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ये हो जाएगी, ये एक्टिवेशन एनर्जी है फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, और ये एक्टिवेशन एनर्जी है फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। अब जो हमारा जो है अगर आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए ये वाली जो वैल्यू है इट इज डेल्टा एच, और डेल्टा एच की वैल्यू जो है एक्सोथर्मिक के लिए आपकी होती है नेगेटिव, ये आपकी नेगेटिव आनी चाहिए। हमारे पास देखो ये वैल्यू नेगेटिव, डेल्टा एच जो होता है आपका वो आपका होता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। आपकी जो है फॉरवर्ड रिएक्शन जब आपकी क्या होगी, फॉरवर्ड की वैल्यू कम होगी और बैकवर्ड की वैल्यू जब आपकी ज्यादा होगी, तभी जाकर के आपका आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा, तब जाकर के आपका आंसर नेगेटिव आएगा। अगर मैंने जो है फॉरवर्ड की एनर्जी ज्यादा ले ली एक्टिवेशन और बैकवर्ड की कम ली, तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा जो एंडोथर्मिक के लिए होता है। इसका मतलब जो है ये कंक्लूजन हमने निकाला है कि बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा है और फॉरवर्ड की जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू कम है। और हमारा असर्शन क्या बोलता है कि फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ बैकवर्ड रिएक्शन इज मोर देन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इसका मतलब यह है बिल्कुल करेक्ट असर्शन आपका है। रीजन क्या बोलता है, इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज हाई द रिएक्शन इज स्लो। अगर एक्टिवेशन एनर्जी हाई है तो रिएक्शन जो है वो आपकी स्लो होती है। देखिए अगर आपका एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी तो आपका रिएक्शन को जो है आपका रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए उतना ज्यादा टाइम लगेगा। यानी कि ये बात भी बिल्कुल आपकी सही है, यानी कि आपका असर्शन भी सही है और आपका रीजन भी सही है, जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, hydrolysis of an ester follow first order kinetics. Concentration of water remains nearly constant during the
कोर्स ऑफ द रिएक्शन। ये 2020 का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है मुझे, क्योंकि ये आपका जो है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है उसका टॉपिक का ये आपका आंसर एग्जांपल है। अभी हमने थोड़ी देर पहले लिया था, ठीक है, इसको जरा हम देख लेते हैं वापस। CH3COO C2H5 प्लस H2O, ये आपको देगा CH3COOH प्लस C2H5OH। हम सबको पता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन नहीं है, लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं जिसमें ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन बन जाती है, और इसको हम बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर तो है, लेकिन किसी विशेष परिस्थितियों में ये फर्स्ट ऑर्डर की बनी है। और वो कंडीशन है क्या? तो वो कंडीशन ये है कि इसका जब आपका रेट लिखोगे आप, तो रेट इज इक्वल टू आपका होना चाहिए था के कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5 into concentration of H2O। लेकिन होता क्या है, आपका जो H2O है इसका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से ये है इसमें जो चेंज है वो आपका नेग्लिजिबल है या आपका कांस्टेंट है। इसलिए जो आपका रेट होता है, रेट आपका केवल होता है CH3COO C2H5, और ये आपका बन जाता है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। तो ये फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है, लेकिन H2O की कंसंट्रेशन जो है कांस्टेंट होने की वजह से जो है हमने इसको जो है फर्स्ट ऑर्डर की कंसीडर कर दिया है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बिल्कुल करता है, और रीजन है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन्स नियरली कांस्टेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। तो ये भी बिल्कुल सही है और यही रीजन है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए। तो आई होप आपको ये ठीक लगा होगा, ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि आंसर हमने किस तरीके से करे हैं, किस तरीके से आपके असर्शन रीजन सॉल्व होते हैं। थोड़ा नॉइस का जो प्रॉब्लम है वो आपका इको की वजह से हो रहा है, तो अभी सेटअप तैयार हुआ नहीं है, बहुत जल्दी आपको इस प्रॉब्लम से भी सॉल्यूशन